नमस्कार और स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा रीडिफाइनिंग एजुकेशन के आज के सेशन में। हम लोग उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर अधिकारों से संबंधित संगठन और नियमों के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे। पिछली क्लासों में अभी तक हम मानवाधिकार और बाल अधिकारों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे शिक्षा के अधिकार के बारे में। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। शिक्षा के अधिकार के लिए भारत की संसद के द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया गया और शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में क्या कुछ प्रमुख प्रावधान है, ऐतिहासिक संदर्भ में भी जानने की कोशिश करेंगे और क्या एक लंबी सी यात्रा थी शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिलाने की। इन सभी बिंदुओं पर आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। जब बात शिक्षा के अधिकार की होती है तो मानव होने के नाते विभिन्न दार्शनिकों का मानना ये है कि जीवन जो है वो शिक्षा के बिना अपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद से लेकर के और अरविंद घोष तक प्रत्येक दार्शनिक की ये मान्यता रही है कि यदि जीवन में शिक्षा का अभाव है तो ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होना संभव नहीं है। विभिन्न दार्शनिकों की इस विचारधारा को आधार में रखते हुए समय समय पर दुनिया के अलग अलग देशों के द्वारा ये मांग उठाई गई कि किसी भी देश के अंदर जो शिक्षा का अधिकार है वो वहाँ के नागरिकों का एक मूलभूत अधिकार या मौलिक अधिकार होना चाहिए। यहाँ पर जब हम चर्चा कर रहे हैं शिक्षा के अधिकार की, तो यहाँ शिक्षा के अधिकार का मतलब है निशुल्क शिक्षा प्रदान करना। और ये निशुल्क शिक्षा किसी व्यक्ति को कौन प्रदान करेगा, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नागरिकों को निशुल्क शिक्षा प्रदान करना? तो फिर आपका आंसर होगा राज्य की व्यवस्था है। स्टेट की ये व्यवस्था है कि वो अपने सभी नागरिकों के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे उस राज्य के प्रत्येक नागरिक को निशुल्क शिक्षा प्रदान की जा सके। यदि हम भारतवर्ष में निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा या शिक्षा के अधिकार के इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले ब्रिटिश काल में, क्योंकि भारत पर अंग्रेजों का कब्जा था, तो अंग्रेज जब भारत पर शासन कर रहे थे तो उस समय ब्रिटिश संसद के द्वारा साल 1870 में अपने देश ब्रिटेन में एक कानून बनाया गया और 1870 में ब्रिटेन की संसद ने जो कानून अपने देश के नागरिकों के लिए पारित किया उसे अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के नाम से जाना गया। 1870 में ब्रिटेन ने अनिवार्य शिक्षा अधिनियम अपने देश में पारित किया। ये अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत ब्रिटेन ने ये राज्य की जिम्मेदारी मानी कि राज्य अपने नागरिकों के लिए अनिवार्य रूप से शिक्षा की व्यवस्था करवाए। लेकिन ब्रिटेन के द्वारा बनाया गया ये नियम ब्रिटेन के लिए था, भारत के लिए नहीं था। अब क्योंकि भारत भी तो ब्रिटेन का ही औपनिवेशिक राष्ट्र था, हम ब्रिटेन के ही उपनिवेश हुआ करते थे, इसलिए 1870 में जब ब्रिटेन के द्वारा अपने नागरिकों को अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा देने की बात कही गई तो इस घटना के पश्चात भारतवर्ष में भी ये मांग उठने लगी कि जैसे ब्रिटेन अपने देश के नागरिकों को अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा दे सकता है तो फिर भारत जो कि ब्रिटेन का ही औपनिवेशिक राष्ट्र है इसके लिए भी तो ये व्यवस्था की जा सकती है। अंग्रेजों के ज़माने में साल 1882 ईस्वी में आपने पढ़ा होगा, भारतीयों की शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य क्या था कि भारतवर्ष के अंदर शिक्षा में जो मूलभूत कमियां हैं उनको दूर करना। और 1882 ईस्वी में ये जो भारतीय शिक्षा आयोग बना था, इस आयोग के अध्यक्ष क्योंकि हंटर साहब थे इसलिए इसको हंटर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। अब 1882 में जब हंटर आयोग की स्थापना हुई और हंटर आयोग जब इंडिया आया तब भारतवर्ष के पहले व्यक्ति थे ज्योतिबा फुले। आपने नाम सुना होगा ज्योतिबा फुले का।
तो ज्योतिबा फुले उस समय भारत के पहले व्यक्ति बने जिन्होंने हंटर आयोग के सामने ये डिमांड रखी कि जब आप ब्रिटेन में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अपने नागरिकों को दे सकते हो तो भारत पर शासन करने के नाते ये व्यवस्था आपको भारतीय नागरिकों के लिए भी लागू करनी चाहिए। इसका मतलब अगर आपको परीक्षा में कभी प्रश्न पूछा जाए कि अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की मांग करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो आपका आंसर क्या होगा? ज्योतिबा फुले। 1882 में ज्योतिबा फुले ने ही सर्वप्रथम ब्रिटिश शासन में, अंग्रेजों के शासन में हंटर आयोग के समक्ष ये मांग रखी थी। हालांकि ज्योतिबा फुले की ये मांग पूरी नहीं हो पाई, उनकी मांग नहीं मानी गई। तो जब ज्योतिबा फुले की ये मांग नहीं मानी गई तब 1906 और 1937 में 1906 में सबसे पहले गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा और 1937 में महात्मा गांधी ने जब अपना वर्धा प्लान लॉन्च किया तो इस वर्धा प्लान में महात्मा गांधी इन दो बड़े राजनेताओं के द्वारा भी ब्रिटिश शासन में अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की मांग ब्रिटिश शासन से करी गई। पर अंग्रेजों के शासनकाल में जब भी अंग्रेजों से शिक्षा की मांग की जाती थी तब अंग्रेज इस मांग को ये बोल करके टाल देते थे कि देखो भाई, भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इतनी बड़ी जनसंख्या को निःशुल्क शिक्षा देना संभव नहीं है। इसलिए ब्रिटिश काल में कई बार मांग करने के बावजूद भी भारतीयों को अनिवार्य शिक्षा जो है वो प्रदान नहीं करी गई। फिर देश स्वतंत्र हुआ, देश आज़ाद हुआ और देश की स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान का जब निर्माण हुआ तो अब भारत के संविधान में शिक्षा के अधिकार की स्थिति क्या थी? शिक्षा के इस अधिकार की अगर हम भारतीय संविधान में संवैधानिक स्थिति को जानना चाहें तो भारत के जो मूल संविधान था उस मूल संविधान में भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 45 ऐड किया गया। अब आप जानते होंगे जो भाग 4 है वो बेसिकली डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व है और भाग 4 में जो कुछ बातें लिखी हुई है उनका मूल सिद्धांत ये है कि राज्य स्टेट जब कभी भी कोई पॉलिसी बनाए तो राज्य नीतियां बनाते समय भाग 4 में लिखी हुई इन बातों का अनुसरण करे। देश का शासन व्यवस्था चलाने के लिए राज्य को जिन सिद्धांतों का अनुसरण करना चाहिए उनका उल्लेख भाग 4 में है। लेकिन भाग 4 के साथ एक बड़ी दिक्कत ये है, क्योंकि भाग 4 न्यायोचित नहीं है, इसलिए अगर कोई बात भारत के संविधान के भाग 4 में लिखी हुई है और राज्य उसका अनुसरण नहीं कर रहा है तो इस आधार पर आप न्यायालय नहीं जा सकते हो। तो भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 45 को ऐड किया गया और इस अनुच्छेद 45 में यह लिख दिया गया कि राज्य की यह जिम्मेदारी है कि राज्य 14 वर्ष तक के जो बालक है 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करें। मैं फिर से आपको कह दूं कि भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। इसका मतलब राज्य को किसी भी कानून को बनाते समय भाग 4 में लिखी हुई बातों का अनुसरण करना चाहिए, पर यदि वो भाग 4 में लिखी हुई बातों का अनुसरण नहीं भी करता है तो क्योंकि न्यायोचित नहीं है, फोर्सेबल नहीं है, तो फिर कोर्ट जाके आप इस आधार पर कोर्ट नहीं जा सकते कि भाग 4 में तो ऐसा लिखा होगा, क्योंकि वो तो वाद योग्य है ही नहीं। पर मूल संविधान में शिक्षा के अधिकार की स्थिति क्या थी? तो भारत के मूल संविधान में 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा देने की जो बात है ये कही गई थी। अब क्योंकि ये भाग 4 में था इसलिए हम कहेंगे कि ये मौलिक अधिकार तो नहीं था, पर एक संवैधानिक अधिकार था। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसका उल्लेख था। इसलिए भारत के मूल संविधान में शिक्षा के अधिकार की स्थिति क्या थी कि शिक्षा के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत राज्य की जिम्मेदारी बताया गया था। किंतु क्योंकि भाग 4 न्यायोचित नहीं है, इसलिए अगर राज्य 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था नहीं भी करता है तो ऐसी कंडीशन में हम कोर्ट नहीं जा सकते थे।
तो ये भारत के मूल संविधान में शिक्षा के अधिकार की स्थिति थी। इस स्लाइड पर वापस आएंगे, थोड़ा सा जरा समझने की कोशिश करते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात जब देश आज़ाद हुआ तो देश की आज़ादी के बाद भारतीय शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए समय समय पर केंद्र सरकार के द्वारा शिक्षा से संबंधित अलग अलग आयोग बनाए गए। विश्वविद्यालयी शिक्षा में सुधार लाने के लिए जैसे राधाकृष्णन आयोग का गठन किया गया, ऐसे ही समय समय पर विद्यालयी शिक्षा को सुधारने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग आयोगों का गठन किया गया। प्रत्येक आयोग ने सरकार को अपनी रिकमेंडेशन भी दी कि इस प्रकार से आप भारतीय शिक्षा व्यवस्था में ये कुछ हमें परिवर्तन करने चाहिए। इन सभी आयोगों की सिफारिश का एक निष्कर्ष ये निकला कि भारत की सरकार ने 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जारी कर दी। लेकिन 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति से बहुत ज़्यादा जब पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिले, तब 1986 में 1986 में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति और भारतवर्ष में जारी करी गई। 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति से सरकार को बहुत सारे, ऐसा मान के चलो कि सरकार को लग रहा था कि 1986 की इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से भारतवर्ष में शिक्षा व्यवस्था जो है उसमें बहुत सारे बदलाव लाए जा सकते हैं। लेकिन 1986 की एजुकेशन पॉलिसी के बाद भी जब भारत की शिक्षा व्यवस्था में उस स्तर तक परिवर्तन नहीं आया जो सरकार की मांग थी या जो सरकार की महत्वाकांक्षा थी, तब 1986 की शिक्षा नीति की जांच करने के लिए 1990 में राममूर्ति समिति का गठन किया गया। और 1990 में जब राममूर्ति समिति का गठन किया गया तो राममूर्ति समिति बनाई ही क्यों गई थी? ताकि वो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा कर सके, उसका पुनरीक्षण कर सके। जब राममूर्ति समिति 1990 में बनी तो राममूर्ति समिति भारतवर्ष में पहली ऐसी समिति थी जिसने 1990 में 1990 ईस्वी में इस चीज पर जोर दिया कि भारतवर्ष में अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। हालांकि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा के लिए 1986 की शिक्षा नीति में भी प्रावधान थे, पर पहली बार इस पर जोर देने का काम राममूर्ति समिति के द्वारा किया गया। अब एक तरफ राममूर्ति समिति ने 1990 में कह दिया कि भैया अगर आप भारत के अंदर शिक्षा की जो व्यवस्था है इसमें अमुक सुधार लाना चाहते हैं तो उसके लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था राज्य को करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ साल 1992 में कर्नाटका की मोहिनी जैन जो है वो हाई कोर्ट चली गई। तो मोहिनी जैन बनाम कर्नाटका स्टेट, ये एक मामला भारतवर्ष के अंदर साल 1992 में जब प्रकाश में आया तो मोहिनी जैन जो कर्नाटका स्टेट की थी वो कर्नाटका हाई कोर्ट क्यों गई? क्योंकि इस समय पर क्या होता था, जैसे कुछ सरकारी स्कूल है, कुछ प्राइवेट स्कूल है, तो प्राइवेट स्कूलों में दाखिला पाने के लिए जैसे मेडिकल कॉलेज होते हैं, प्राइवेट कॉलेज, तो अब आपके पास गवर्नमेंट स्कूल भी है, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी है और प्राइवेट कॉलेज भी है। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में सीट है आपके पास फिक्स, और अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम में आपको कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी। तो जो बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज की सीट का कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाते थे, फिर वो एडमिशन कहाँ लेते थे? तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते थे। और अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम में रैंक होता था कम तो ऐसे में आपसे कैपिटेशन फी वसूली जाती थी। तो इस कैपिटेशन फीस को मोहिनी जैन ने चैलेंज किया कि ये जो कैपिटेशन फीस प्राइवेट कॉलेजों के द्वारा ली जा रही है जहां शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है। तो 1992 में मोहिनी जैन बनाम कर्नाटका राज्य के मामले में साल 1992 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि जो शिक्षा का अधिकार है, ये जो अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, इस अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया जाना चाहिए। हालांकि इसे मौलिक अधिकार का दर्जा कब मिला, कैसे मिला, वो आगे की बात है। लेकिन पहली बार सर्वोच्च न्यायालय ने कब ऐसा माना कि शिक्षा का अधिकार जो है उसे मौलिक अधिकार का दर्जा दिया जाना चाहिए? तब आपका आंसर होगा 1992। और किस केस में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार होना चाहिए? तो आंसर होगा मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में।
1992 में जब ये सारा केस चल रहा था तो उसी समय एक लड़ाई ना भारत के सभी राज्यों में जो प्राइवेट कॉलेज थे और जो स्टेट थे ये भी आपस में उलझ रहे थे कुछ बातों को लेकर के। क्यों कि जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं ये प्राइवेट कॉलेज अपनी मनमर्जी से अपनी फीस तय करते थे और स्टेट जो राज्य थे वो प्राइवेट कॉलेजों को अपनी मनमानी से फीस तय करने से रोक रहे थे, इन पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा रहे थे। उसके पीछे स्टेट ये हवाला देता था कि अनुच्छेद 45 के अनुसार 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार जो है ये व्यवस्था राज्य को करनी है। अब प्राइवेट कॉलेज सुप्रीम कोर्ट जाते थे और वो कहते थे कि भैया देखो आप ये जो कुछ भी बातें कह रहे हो ये राज्य की जिम्मेदारी है और हम प्राइवेट कॉलेज राज्य शब्द की परिभाषा में नहीं आते। तो ये भी किस्सा चल रहा था। जब ये सारा का सारा मामला चल रहा था तो उसी बीच आंध्र प्रदेश का एक लड़का उन्नी कृष्णन 1993 में उन्नी कृष्णन जब आंध्र प्रदेश कोर्ट में गए तो उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि देखो भाई सबको शिक्षा का अधिकार मतलब सबको निःशुल्क शिक्षा देना तो भारतवर्ष में पॉसिबल नहीं है, परंतु उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में पहली बार भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ये माना, वही मतलब जो मोहिनी जैन का फैसला था, मोहिनी जैन के फैसले में जैसे सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका था कि भारतवर्ष के अंदर हमें सबको अनिवार्य शिक्षा देनी चाहिए और शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार होना चाहिए, तो उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कम से कम 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों को 14 साल तक के बच्चों को स्टेट निःशुल्क शिक्षा जरूर प्रदान करे। तो दो आपके पास क्वेश्चन बनते हैं कि शिक्षा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा? 1992 में। और 1993 में 1993 ईस्वी के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि कम से कम अगर स्टेट सभी लोगों को निःशुल्क शिक्षा नहीं दे सकता है तो कम से कम 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों को तो निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। साल 1992 ईस्वी के अंदर एक बड़ी घटना यह भी थी कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा 1992 में बाल अधिकारों का चार्टर जारी किया गया। अब यहां बाल अधिकारों के चार्टर का मतलब है कि बाल अधिकार बच्चों के अधिकार क्या क्या होने चाहिए। और 1992 में जब यूनाइटेड नेशन ने बाल अधिकारों का चार्टर जारी किया तो इस चार्टर में यूनाइटेड नेशन ने भी शिक्षा के अधिकार पर जोर दिया। उन्होंने भी कहा कि बाल अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार कौन सा है? शिक्षा का अधिकार है। उन्नी कृष्णन मामले के बाद भारतवर्ष में इस चीज पर विचार होने लगा कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया जाए। तब केंद्र सरकार ने तपस मजूमदार समिति का गठन किया और तपस मजूमदार समिति ने केंद्र सरकार को यह सिफारिश दी कि हाँ 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था राज्य को अनिवार्य रूप से करनी चाहिए और कम से कम 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया जाए। तब ये जो हमारे मूल संविधान की संवैधानिक स्थिति थी इसमें बदलाव हुआ। और इसमें क्या बदलाव किया गया? तो भारत की संसद के द्वारा 86वां संविधान संशोधन करवाया गया। भारत की संसद ने 86वां संविधान संशोधन करवाया साल 2002 में। और 2002 में जब 86वां संविधान संशोधन हुआ तो इस 86वें संविधान संशोधन के तहत भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A ये एक नया आर्टिकल ऐड हुआ। और अनुच्छेद 21A को कहाँ ऐड किया गया? तो फिर आंसर होगा भाग 3 में। और आप लोग जानते होंगे कि भाग 3 में उल्लिखित सभी अधिकार हमारे मौलिक अधिकार होते हैं। इसका मतलब 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया। और शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा देने के लिए भारत के संविधान में भाग 3 में एक नया आर्टिकल ऐड कर दिया गया, अनुच्छेद 21A। और इस अनुच्छेद 21A में यह व्यवस्था कर दी कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बालकों के लिए राज्य अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। अब ऐसा करना राज्य की ड्यूटी हो गई क्योंकि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। तो शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा कब मिला? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में। अब जब 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में तो सिर्फ आर्टिकल 21A ऐड, ये तो एक ऐड हो गया।
इसके अलावा इस संविधान संशोधन के द्वारा ये जो अनुच्छेद 45 था, इसमें भी कुछ बदलाव किया गया। अब आप देखो, अनुच्छेद 45 में लिखा था 14 वर्ष तक के बालकों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था राज्य करेगा। अब 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चे तो यहाँ आ गए 6 से 14, तो फिर आर्टिकल 45 में इसको हटा के यहाँ लिख दिया कि 0 से 6 वर्ष तक, 0 से 6 वर्ष तक की आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उन बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा तथा उन बच्चों की देखभाल की व्यवस्था राज्य करे। यानी 86वें संविधान संशोधन में 2 बदलाव हुए। एक तो शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा मिल गया अनुच्छेद 21A के तहत, और जो आर्टिकल 45 है वहां जहां लिखा था 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चे, तो 6 से 14 क्योंकि मौलिक अधिकार में आ गया, इसे यहां लिखवा दिया 0 से 6 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा तथा उनकी देखभाल की व्यवस्था के लिए राज्य नीति बनाए। इसी 86वें संविधान संशोधन में भारत के संविधान में अनुच्छेद 51A है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में ना भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, जो हमारे मूल कर्तव्य हैं, उनका उल्लेख किया गया है। अब जब भारत के संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो हमारे मौलिक कर्तव्यों की संख्या थी 10, और 86वें संविधान संशोधन 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य 51A में के नाम से 11वां एक मौलिक कर्तव्य ऐड कर दिया गया, जिसमें प्रावधान किया गया कि माता पिता तथा अभिभावकों की भी ये जिम्मेदारी है कि वो 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा जरूर दिलवाएं। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 भारत के लिए शिक्षा के अधिकार के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष होता है, क्योंकि इसी 2002 में शिक्षा के अधिकार को भारतवर्ष में मौलिक अधिकार का दर्जा मिल गया। अब 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों के लिए राज्य को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी पड़ेगी। तो शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा कब मिला? तो आप कहेंगे शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा 2002 ईस्वी में दिया गया। अब 2002 ईस्वी में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा मिल जाने के बाद भारत की संसद ने साल 2009 में एक एक्ट, एक कानून बनाया जिसे कहा जाता है राइट टू एजुकेशन एक्ट। और ये कानून क्योंकि 2009 में बना था, इसलिए इसको बोलते हैं RTE एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। शिक्षा का अधिकार अधिनियम साल 2009। शिक्षा का अधिकार अधिनियम साल 2009 के बारे में ये कुछ बातें आपको जाननी पड़ेंगी। 20 जुलाई 2009 ईस्वी को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 राज्यसभा से पारित हुआ। 4 अगस्त 2009 ईस्वी को इस बिल को लोकसभा से मंजूरी मिली, और 26 अगस्त 2009 ईस्वी को इस कानून पर भारत के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही ये विधेयक जो था, ये जो बिल था, इसने कानून का रूप ले लिया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है, जब ये कानून बनाया गया तब हमारे प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और 2009 की बात कर रहे हैं तो 2009 में शिक्षा मंत्रालय तो होता नहीं था, उस समय HRD मिनिस्ट्री ही शिक्षा के काम को देखते थे। तो इस समय HRD मिनिस्टर कौन थे? तो कपिल सिब्बल जो है वो इस समय HRD मिनिस्टर थे, और राष्ट्रपति जिन्होंने शिक्षा के अधिकार अधिनियम पर हस्ताक्षर किए उनका नाम प्रतिभा देवी पाटिल था। तो शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा देने के बाद साल 2009 में भारत सरकार के द्वारा, भारत की संसद के द्वारा एक महत्वपूर्ण अधिनियम बनाया गया, जिसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। अब ये जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, ये जो RTE एक्ट है, अच्छा ये RTE एक्ट 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति के साइन तो हो गए, लेकिन ये लागू कब हुआ? तो कहेंगे 1 अप्रैल 2010 ईस्वी से इस एक्ट को संपूर्ण भारतवर्ष में लागू कर दिया गया। जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर सारे भारतवर्ष में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। तो शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना 2002 में,
शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बनाया गया? 2009 में। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लागू कब किया गया? 1 अप्रैल 2010 में। तो जरा शॉर्ट में हम ये कुछ बातें जान लेते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है, इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में संसद ने क्या क्या प्रावधान किए। पहला प्रावधान निःशुल्क शिक्षा को लेकर के था कि 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं, एक तो भाई साहब आप उनको देंगे निःशुल्क शिक्षा। कौन देगा निःशुल्क शिक्षा? तो ये राज्य की जिम्मेदारी है। अब क्योंकि वो मौलिक अधिकार है तो फिर उसका अनुपालन तो आवश्यक हो गया। साथ ही साथ एक नियम बनाया गया कि प्रत्येक क्षेत्र में एक विद्यालय की स्थापना करना अनिवार्य है, क्योंकि अगर राज्य किसी क्षेत्र में विद्यालय की स्थापना नहीं करता है तो फिर उस क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा कैसे मिलेगी? अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा। इसका मतलब राज्य वहाँ, अगर राज्य किसी क्षेत्र में विद्यालय नहीं खोलता है तो इसका मतलब उस क्षेत्र के बच्चों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है राज्य। इसलिए आरटीई एक्ट 2009 में ये भी प्रावधान किया गया कि राज्य प्रत्येक क्षेत्र में एक विद्यालय की स्थापना करेगा। अब आप जानते होंगे शिक्षा क्योंकि समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए ये जिम्मेदारियां केंद्र और राज्य दोनों की हो जाती है। इसके अलावा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में ये भी प्रावधान किया गया कि प्रत्येक विद्यालय में एक विद्यालय निगरानी समिति का भी गठन किया जाए, जो इस चीज की निगरानी करे कि विद्यालय में क्या शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के मानकों के तहत शिक्षा प्रदान की जा रही है कि नहीं की जा रही है। ये जो विद्यालय निगरानी समिति बनेगी, इसका अध्यक्ष कोई अभिभावक होगा और विद्यालय निगरानी समिति की प्रत्येक 30 दिन में एक बैठक होनी अनिवार्य है। अब देखो भाई, आज़ादी के बाद सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में ये रही कि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण और संसाधन इतने हैं नहीं, तो सबसे बड़ी दिक्कत जो देखने को मिली वो शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर के देखने को मिली। ऐसे कई हजार विद्यालय हमारे देश के अंदर संचालित हो रहे हैं जहां पर एक ही शिक्षक कई सौ बच्चों को, एक ही क्लास में 150, 200, 500 बच्चे हैं और वहां पर शिक्षकों की संख्या 2 या 3 है। इसलिए इस एक्ट में सबसे बेहतरीन जो बात थी वो ये कि इस एक्ट में छात्र शिक्षक का अनुपात तय किया गया। और आरटीई एक्ट 2009 में छात्र शिक्षक का जो अनुपात बनाया गया वो प्राथमिक स्तर पर, यानी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक 1:30, मतलब 30 अनुपात 1, मतलब 30 छात्रों पर एक शिक्षक का होना अनिवार्य है। यानी स्कूल में अगर छात्रों की संख्या 30 है तो फिर कितने टीचर होंगे? 1। और अगर संख्या 60 है तो 2, 90 है तो 3, यानी प्रत्येक 30 छात्र पर एक शिक्षक विद्यालय में होना अनिवार्य है। ये प्राथमिक स्तर के लिए। जबकि 6वीं से 8वीं तक के लिए छात्र शिक्षक अनुपात रखा गया 35:1, यानी 35 छात्रों पर एक शिक्षक का होना अनिवार्य है। साथ ही साथ ये भी प्रावधान किया गया कि प्राथमिक स्तर पर एक साल में 200 दिन या 800 घंटे और 6वीं से 8वीं तक 220 दिन या 1000 घंटे का अध्यापन दिवस हो। मतलब कम से कम इतने दिन जो है स्कूल चले, क्योंकि ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी भारतवर्ष के अंदर। तो 220 दिन 6वीं से 8वीं तक कम से कम आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार अध्यापन दिवस, इतने दिन स्कूल खुलना चाहिए, वहाँ पर पढ़ाई होनी चाहिए साल भर में 365 में से। तो घंटों में पूछेगा तो आप ये आंसर दे सकते हैं, दिन में पूछेगा तो ये आंसर आप दे सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेजों के लिए भी ये प्रावधान किया गया कि सभी प्राइवेट कॉलेज अपने यहाँ पर 25% सीटें आरटीई एक्ट 2009 के तहत 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के ऐसे बच्चों के लिए जो बीपीएल परिवार से, SC ST कैटेगरी से आते हैं, मतलब ऐसे बच्चे जिनको शिक्षा प्राप्त करनी है, उन बच्चों के लिए जो पिछड़ा वर्ग है, जो वंचित वर्ग है किसी भी रूप में, उनके लिए 25% सीटें जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को भी बचा करके रखनी पड़ेगी। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारतवर्ष के अंदर, और इसके अलावा कैपिटेशन फीस, आरटीई एक्ट 2009 में कैपिटेशन फीस, जिसको कभी डोनेशन कहते थे, इसको भी शून्य कर दिया गया। कोई भी कॉलेज
कैपिटेशन फीस नहीं ले सकता है, इसे शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन माना गया। मोहिनी जैन बनाम कर्नाटका स्टेट का जो मामला था। तो शिक्षा के अधिकार के संदर्भ में ये कुछ प्रमुख तथ्य थे और सामान्यतः ये देखा गया है कि प्रवक्ता की जो भर्ती परीक्षाएं हैं उसमें चाहे शिक्षण अभिरुचि हो तो वहाँ पर भी कुछ शिक्षा के अधिकार के कुछ एक टॉपिक आपके पास पूछ लिए जाते हैं। तो ये हमने आज की क्लास में शिक्षा के अधिकार के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करी। फिर अगली क्लास में मिलते हैं एक और अधिकार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।